क्या केंद्र सरकार द्वारा डीएसएसबी, केवीएस और नवोदय विद्यालयों में जिस तर्ज पर शिक्षक भर्ती होती है उसी तर्ज पर कोई और भर्ती होती है? क्या ईएमआरएस डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न सेम होता है? क्या ईएमआरएस और केवीएस की परीक्षाओं का एग्जाम पैटर्न सेम होता है? ये ईएमआरएस क्या होता है? तो आप सभी साथियों को आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी है कि हम आज जिस बात पर डिस्कस करने वाले हैं मित्रों, वह है ईएमआरएस, यानी कि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नोटिफिकेशन जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं ये नई भर्ती आने के लिए। जो विद्यार्थी केवल शिक्षक बनने का सपना अपने दिलो दिमाग में सजाए रहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है। चलिए, आज मैं जिस बात पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है ईएमआरएस। ईएमआरएस होता क्या है, ईएमआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है और ईएमआरएस में भर्ती किस तर्ज पर होती है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसको कैसे समझे, कौन व्यक्ति यानी कौन अभ्यर्थी उसके लिए एलिजिबल है, कौन उसके लिए योग्यता रखता है, ये सारी बातें, ये सारा डिस्कशन आज हम इस कक्षा में करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सभी उन विद्यार्थियों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा जो विद्यार्थी ईएमआरएस यानी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। चलिए, सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के मैं आपके सामने हूं। दोस्तों, बड़े दिनों से इंतजार था और कई विद्यार्थियों को डाउट भी है कि ईएमआरएस होता क्या है। तो पहले तो मैं आपको लिए चलता हूं एक बार ईएमआरएस की फुल फॉर्म पर। तो देखिएगा, ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। मतलब ये हुआ कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल हैं ये, और इनमें टीजीटी, पीजीटी और अदर स्टाफ की बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। एक साथ बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। लेकिन हम बात, चूंकि हमारा विषय हिंदी रहता है और हम बात केवल हिंदी विषय से संबंधित जुड़ी करेंगे, यानी हिंदी विषय में कितनी वैकेंसी आई है, क्या ये जो शिक्षक बनते हैं या परमानेंट शिक्षक होते हैं, क्या ये गवर्नमेंट जॉब होती है, क्या ये जॉब एक बार लगने के बाद में किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो नहीं है, हमें हटा तो नहीं दिया जाएगा। इस जॉब में नौकरी हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, कौन कौन से स्थानों पर हम नौकरी कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप सब देखना प्रारंभ कर चुके हैं प्लस माइनस का ये महत्वपूर्ण सेशन। प्लस माइनस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आप टीजीटी हिंदी से संबंधित सिलेबस और उससे संबंधित जो प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी है, वो कैसे आप करें, इस पर हमारा सेशन है। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो अवश्य दबा दें ताकि आपको आने वाली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले और आप अपने अवेयरनेस को आगे रखें। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो www.plusminus.edu.com पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम यहां से प्रारंभ करते हैं। साथियों सुनिएगा, यदि आपको दोस्तों ले चला जाए तो सिलेबस की ओर, तो सिलेबस क्या होता है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले आपको ले चल रहा हूं। गौर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि कितनी वैकेंसी आई हुई है और ये टीजीटी होता क्या है, उसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ये एक टीचर की ही भर्ती है दोस्तों, और ये वे टीचर होंगे जो विद्यालय में रहकर, और विद्यालय में ही आपका क्वार्टर होगा, विद्यालय में आपके रहने की व्यवस्था होगी और विद्यालय में ही रहकर आप वहां विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करवाएंगे। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, ये बहुत गजब का अवसर है। इतनी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी नहीं निकाली जाती एक साथ, और यहाँ पर आपको ये वैकेंसी मिल रही है हिंदी में 606 वैकेंसी आपको मिल रही है, और ये बहुत बड़ी एक नंबर है। आपको बता दूं, इसमें टोटल 606 वैकेंसी है। 228 यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, यानी जो कोई भी किसी भी आरक्षण में शामिल नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो जनरल के बच्चे होते हैं उनके लिए 60 वैकेंसी है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 163 वैकेंसी है। एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 90 वैकेंसी है तो साथियों, और एसटी के लिए 45 वैकेंसी है। तो आप और बाकी जो बच गई हैं वो 6 जो ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 6 वैकेंसी है,
और भी 6 वैकेंसी, जो ब्लाइंड हैं, जो आपके जो कानों के माध्यम से सुन नहीं सकते ढंग से, मतलब जो मूक बधिर विद्यार्थी होते हैं उनके लिए वैकेंसी, और अदर कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है। अदर कैंडिडेट्स मतलब जो परित्यक्ता हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसी है। तो आप सब, यानी मैं ये कह सकता हूं कि आप सब किसी न किसी कैटेगरी में जरूर शामिल होंगे। आप जनरल में शामिल होंगे, ओबीसी में शामिल होंगे, या फिर अदर किसी कैटेगरी में शामिल होंगे। तो विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आगे क्या होने वाला है। देखिएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न वही होता है दोस्तों जो जनरली डीएसएसबी का होता है, केवीएस का होता है। देखिएगा यहाँ पर बहुत शानदार आपको और इस बार पहली बार मेरे हिसाब से जो ईएमआरएस है उसने ये अपना एग्जाम पैटर्न हमारे सामने रखा है, ताकि विद्यार्थी इधर उधर नहीं भटके। तो दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं, देखिएगा एक बार समझिएगा कि जनरल अवेयरनेस के हमारे सामने कितनी वैकेंसी, जनरल अवेयरनेस के हमारे सामने कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन हैं, और जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस के 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें जीके होगा। जीके में सभी सब्जेक्ट हो सकते हैं, पॉलिटी भी हो सकती है, हिस्ट्री भी हो सकती है, और आपकी ज्योग्राफी भी हो सकती है। बहुत ईजी और बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यहाँ से। तो ये 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसलिए आपके 10 नंबर के 10 प्रश्न होंगे। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के 10 सवाल होंगे, और रीजनिंग के 10 सवालों के लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। ये देखिए, बहुत शानदार सिलेबस तैयार किया गया है। आईसीटी, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी, जो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। एमएस वर्ड वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर की शॉर्ट की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जो हार्डवेयर होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 अंकों के होंगे, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं हमारे पोर्शन की तरफ। हमारा पोर्शन बहुत जबरदस्त पोर्शन है दोस्तों। देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी जिस विषय में आप पढ़ाना चाहते हैं या जिस विषय से आप एग्जाम देंगे उस विषय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उनका जो टोटल नंबर ऑफ है वो है 80 क्वेश्चन होंगे, और ये 80 मार्क्स के होंगे। मतलब सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय है, वो मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत नहीं, बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या होगा देखिएगा एक बार। इसमें पेडागोजी भी होगी, और इसका जो डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों, डिफिकल्टी लेवल होगा ग्रेजुएशन लेवल। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी यहाँ पर। ग्रेजुएशन लेवल होगा आपका, जो स्तर है, एग्जाम का स्तर है, लेवल है, वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, बताया गया है। फिर भी आपको इतने टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं ईएमआरएस में। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, हम पाएंगे कि नेप 2020 से भी सवाल पूछे जाएंगे। नेप मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी सवाल पूछे जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, यहाँ से कितने सवाल पूछे जाने की संभावना है, 10 सवाल पूछे जाने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से कितने सवाल, 5 सवाल, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यानी इंडिया गवर्नमेंट के, इंडियन भारत सरकार के जो और प्रोग्राम्स हैं वहां से भी सवाल आएंगे। मतलब यूं कह सकते हो कि ये जो जनरल अवेयरनेस वाली पोर्शन है उसे में इसको कंसीडर कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेशल इंडिकेशन के साथ हमें बताया गया है सिलेबस में। 3 घंटे हमारे एग्जाम के होंगे, 3 घंटे में हमारी एग्जाम होगी, यानी ये टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन है वो आपको 3 घंटे में सोल्व करने हैं। और इसके लिए आपको कुल मिलाकर के नीचे देखिएगा तो 120 अंक और 120 नंबर के लिए, 120 आपके सवाल 120 नंबर के लिए मिलेंगे, और 120 सवालों को आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें 80, सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आपका सब्जेक्टिव है, यानी विषय का है। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से संबंधित सवाल आएंगे, और 30 सवाल होंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें दोस्तों आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। आपका यह जो लास्ट वाला पोर्शन है ये जांचा जाएगा। यदि आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, ये केवल क्वालिफाइंग है, इसकी मेरिट आपको नहीं मिलेगी। इसको आपको पास करना है। यदि पास कर लेते हैं तो उसके बाद ही आपका पूरा पेपर, यानी आपकी पूरी ओएमआर आपकी जांच होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन पर भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फिर आपका आता है, ये एग्जाम पैटर्न था, और हिंदी टीजीटी के लिए क्या सिलेबस रहेगा आपका, इस पर ले चलता हूँ।
हिंदी टीजीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और हिंदी टीजीटी क्योंकि आप मेरे साथ शोध करने वाले हैं, मेरे साथ योग करने वाले हैं हिंदी में, और संपूर्ण हिंदी की जानकारी हम बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन करने वाले हैं। गद्य साहित्य के सवाल होंगे। इसमें गद्य साहित्य में क्या क्या होगा, देखो साहित्य की दो विधाएं होती हैं दोस्तों, एक गद्य एक पद्य। और पद्य में जो जितना भी जो आपके कविताएं होती हैं, यानी गेय जो पार्ट होता है साहित्य का, उसको पद्य बोलते हैं। और जो रीड के लिए होता है, पढ़ने के लिए, उसमें तारतम्यता नहीं होती, उसमें लयता नहीं होती, उसमें गेयता नहीं होती, उसको बोलते हैं गद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य में कौन कौन सा पोर्शन है? हिंदी साहित्य का उद्भव बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पोर्शन है। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे चुके हैं, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे चुके हैं, या जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि गद्य साहित्य, जो हिंदी साहित्य है, उसका उद्भव, विकास और गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी होती हैं ना। तो उन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। मतलब किसे रिपोर्टाज कहते हैं, किसे हम कहानी कहते हैं, किसे उपन्यास कहते हैं, ये गद्य साहित्य की विधाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उपन्यास पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर हम डिटेल करेंगे। पहला उपन्यास कौन सा था और किस लेखक ने कौन सा उपन्यास लिखा, यहाँ से संबंधित सवाल आते हैं। कहानियों पर आधारित प्रश्न होंगे और नाटक और एकांकी पर आधारित, ये सब गद्य की विधाएं हैं दोस्तों। यहाँ पर गद्य की विधाएं दे रखा है और फिर नीचे इनका विस्तार दे रखा है, सुनिएगा। उपन्यास और कहानी, और क्या दे रखा है, और दे रखा है दोस्तों आपका निबंध, यात्रा वृत्तांत, स्मरण, संस्मरण दे रखा है, जिसको आप रेखा चित्र भी बोलते हैं। आत्मकथा और जीवनी पर आधारित प्रश्न होंगे। रिपोर्टाज, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पर ये सब के सब गद्य की विधाएं हैं और इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। और ये आसान बनाने के लिए मैं आपका साथी, आपके साथ रहूंगा हमेशा और आपको लिए चलूंगा। हर एक पहलू पर हम बहुत बारीकी से बात करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। इसकी फीस थोड़ी सी हाई है, लेकिन मैं बता दूं आपको, जो SC/ST के कैंडिडेट है मेरे भाई बहन, वो तो इसमें बिना किसी चार्ज के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो OBC और MRS के विद्यार्थी हैं, OBC और EWS, बाकी अदर जो विद्यार्थी हैं, जनरल के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों का जो फीस है वो थोड़ा सा हैवी है। लगेगा आपको एक बार कि हैवी है, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इतनी वैकेंसी एक साथ निकालते बहुत समय लगा देती है। ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। और बता दूं आपको कि इस वैकेंसी में सैलरी इतनी भर भर के मिलती है ना, सैलरी इतनी भर भर के मिलती है ना कि भाई आपका मन करेगा कि मैं ऐसी नौकरी 2-3 ज्वाइन कर लूँ। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है। लगभग 1 लाख के लमसम इसकी सैलरी हो जाती है विद्यार्थियों, 1.5 लाख तक इसकी सैलरी पहुंच जाती है। तो ये सैलरी के मामले में बहुत अच्छा है। काव्य भाग, जो इसका पद्य भाग है, उसमें से कौन कौन सी चीजें आएंगी हमारे सामने, सुनिएगा। इस सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी काव्य का विकास, कैसे कविता ने कैसे जन्म लिया, कविता से पहले क्या चलता था, और कविता का विकास है वो किस प्रकार से हमारे सामने, जो नई कविता है वो किस प्रकार से हमारे सामने, कितनी यात्रा ये करके हमारे सामने इस रूप में पहुंची है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आदिकालीन काव्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो पहला पोर्शन होता है साहित्य का, हिंदी साहित्य जब उद्भव विकास का जो पहला पार्ट होता है आदिकाल, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर भक्ति काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दोनों पार्ट शामिल है, निर्गुण भी शामिल है और सगुण भी शामिल है। निर्गुण के कौन कौन से कवि होते हैं, सगुण के कौन कौन से कवि हैं हिंदी में, उस पर हम बात करेंगे। और सूफी काव्य, जो हमारे हिंदी में सूफी काव्य को बड़ा स्थान प्राप्त है, मैं बता दूं आपको। तो सूफी काव्य क्या है, सूफी कवि कौन कौन है, और सूफी काव्य ने किस प्रकार से हिंदी में योगदान दिया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत डिटेल से करेंगे हम विद्यार्थियों, मैं बता रहा हूं आपको। यदि आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें और आप हमसे जुड़ जाएं। निश्चित तौर पर मैं आपको आपकी मंजिल तक ले जाऊंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। रीतिकालीन, ये बहुत गजब का पोर्शन है हिंदी का, और इसमें हम सीधा रस में बात करते हैं। रीतिकालीन नाम आते ही हम रस की ओर बढ़ जाते हैं, श्रृंगार रस है, रसों में बात करते हैं। तो रीतिकालीन जो काव्य है उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे।
आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो अभी हमारे सामने स्ट्रक्चर है हिंदी का, जो वर्तमान स्वरूप है हमारे सामने आधुनिक, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न किस किस कवि से संबंधित है और किस किस जो काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत लीजेंड पर्सनैलिटी हुई है हिंदी में, भारतेंदु, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर एक पूरा का पूरा युग चल पड़ा दोस्तों। और भारतेंदु युग से संबंधित जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनसे संबंधित कविताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। द्विवेदी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा हुआ है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में कौन कौन से कवि हुए हैं और उनकी कविताएं कौन कौन सी हैं और उन्होंने उनकी कविताओं ने समाज पर क्या प्रभाव छोड़ा है, इस पर भी हम एक एक करके बातचीत करेंगे। छायावाद, जयशंकर प्रसाद, छायावाद का नाम लेते ही हमें महाशय जयशंकर प्रसाद याद आते हैं। और जयशंकर प्रसाद से के जो समकालीन कवि हुए हैं, जो छायावाद में अपना योगदान देकर के गए हैं, तो वो लीजेंड जिनको हम पढ़ेंगे तो बड़ा बेहद मजा भी आएगा, बहुत आनंद भी आने वाला है और हमारी समझ भी बहुत अच्छी विकसित होगी। साथियों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, मैं बता दूं आपको, साहित्य से ही समाज, अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती है। और आप चूंकि हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी के शोधार्थी हैं, इसलिए आपका बड़ा धर्म बन जाता है, आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप समाज को सही दिशा दें। और ऐसा हम निश्चित रूप से करेंगे भी, लेकिन करेंगे कब? जब हम एक शिक्षक बनेंगे और शिक्षक बन करके हम बहुत सारे विद्यार्थियों के भविष्य को सही दिशा देंगे। चलिए, उसके बाद प्रगतिवाद है। ये यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है बेटा, तो ये प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद, और ये आधुनिक काल के जो पार्ट है वही है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। और उसके बाद में जो सबसे नया पोर्शन हमारे सामने है आधुनिक काल का, वो है समकालीन कविताएं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो तीसरा पोर्शन है वो देखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर सामान्यतया लोगों की पकड़ होती है। जो जनरल तैयारी करते हैं हिंदी से संबंधित, उन विद्यार्थियों की भी पकड़ इस पोर्शन पर लगभग होती है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, यानी संविधान में कहाँ हिंदी भाषा को रखा गया है या भाषाओं को रखा गया है, उससे संबंधित जानकारी हम लेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसा हुआ है, इसकी उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, इसका एरिया कौन सा है, कौन कौन से एरिया में शुद्ध हिंदी का उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पर देवनागरी में विकास, देवनागरी हिंदी की एक लिपि है, और लिपि किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। लिपि लिखने के ढंग को कहा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने का ढंग होता है एक, और उस ढंग को, जो लिखने का तरीका होता है, उसे लिपि कहा जाता है। हिंदी के लिए तो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। बहुत प्यारा, इस पर एक पूरा का पूरा सेशन रखेंगे हम। देवनागरी लिपि और उसका विकास, हाँ बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। और देखिएगा, व्याकरण वाला पोर्शन आया है नीचे। व्याकरण पुल्लिंग शब्द है, ध्यान दीजिएगा। और व्याकरण में कौन कौन सा पोर्शन हमें देखना है? वर्ण विचार, वर्ण विचार पर हम बात करेंगे। तो देखो, संपूर्ण व्याकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वर्ण विधान, दूसरा शब्द विधान, और तीसरा वाक्य विधान। संपूर्ण व्याकरण को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ भी रहे हैं। जो विद्यार्थी YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि हम व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो सवाल हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, और हमारी ये सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की, और इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से व्याकरण के सवालों को आपको हल करना है। चलिए, शब्द विधान, शब्द रचना, पर्याय, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? पर्याय होंगे, विलोम शब्द होंगे, अनेकार्थक, श्रुति सम यानी समश्रुत शब्द सुनने में एक जैसे और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं इत्यादि। इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों। अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से विकारी होते हैं? संज्ञा आपकी विकारी होती है, सर्वनाम आपके विकारी होते हैं, विशेषण आपके विकारी होते हैं, क्रिया आपकी विकारी होती है। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हिंदी में बदलते नहीं, अपना स्वरूप नहीं चेंज करते हैं, स्वरूप नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। इस पर हम डिटेल से बातचीत करेंगे। और उसके बाद हम वाक्य रचना की बात करेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो रचना या संरचना के आधार पर तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। उस पर हम
बातचीत करेंगे। अलंकार भाषा का आभूषण, भाषा का गहना। किसी भी भाषा में यदि अलंकारों को रखा जाता है तो भाषा बहुत ही सुंदर लगने लगती है, बहुत मोहक लगने लगती है, बहुत ही अच्छी लगने लगती है, बहुत भाने वाली लगने लगती है। तो अलंकार को बहुत प्यार से हम पढ़ने वाले हैं। अलंकार मैं बहुत आनंद के साथ पढ़ाता हूँ। आप सभी विद्यार्थी जब अलंकार का पोर्शन पढ़ेंगे, अलंकार वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो आप सब रस में खो जाएंगे। आप सब बहुत ही हिंदी के अंदर डुबकियां लगा रहे होंगे, हिंदी के अंदर गोता लगा रहे होंगे। और ये बहुत अच्छा इसका एक पोर्शन है। मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है अलंकार वाला। शब्द शक्तियां, शब्दों में शक्तियां होती हैं दोस्तों, हर शब्द में शक्ति होती है। शब्दों के पीछे ही यानी मोटिवेशन। देखो, आप किसी भी एक मोटिवेटर से या किसी भी मेंटोर से क्या लेते हैं? मोटिवेशन लेते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं? शब्द। और शब्दों में शक्ति होती है। उनके शब्दों को सुन करके हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आती है, एक नई ऊर्जा आती है। और इसलिए हम जो हिंदी में एक पोर्शन रखते हैं, पूरा का पूरा हिंदी का एक टॉपिक बनाया हुआ है शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत आते हैं? काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। हिंदी का एक अलग पोर्शन चलता है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति है, अलंकार है, रस है, छंद है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर छंद नहीं दिया हुआ है, अलंकार दिया हुआ है, शब्द शक्तियाँ दिया हुआ है, छंद नहीं है और रस भी नहीं है यहाँ पर। तो हम केवल दो ही बातों पर डिस्कशन करेंगे, अलंकार, शब्द शक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ डीएसएसबी, केवीएस और नवोदय विद्यालय, एनवीएस और आपका ये जो ईएमआरएस है, इसमें सबसे ज्यादा जब सवाल पूछे जाते हैं तो मुहावरों को, लोकोक्तियों को आगे रखा जाता है। 2 सवाल गारंटी के साथ आपको मिल जाते हैं। तो इनमें से मुख्य मुहावरे कौन से हैं, मुख्य लोकोक्तियां कौन सी हैं, इनको हम लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे और संपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे वे जो आपको परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने खोल कर रख दूंगा। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अपठित गद्यांश होगा और पद्यांश होगा। इनमें से हमें व्याकरण से संबंधित सवालों के जवाब देने होंगे और ये बहुत आसान है, कर लेंगे सब विद्यार्थी। संविधान में हिंदी की स्थिति, मैंने पहले ही कहा था कि जो हिंदी भाषा है वो संविधान में कहाँ स्टैंड करती है। हिंदी भाषा हमारी माँ, कहाँ पर संविधान में उसको दर्जा प्राप्त है, कहाँ पर संविधान में सम्मान मिला हुआ है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भाषाओं का उल्लेख मिलता है और हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा बनाया गया है, राष्ट्रीय भाषा नहीं। तो इस बात पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। इससे संबंधित हमारा एक सेशन होगा, पूरा का पूरा एक क्लास होगी और उस क्लास में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप सबने ये महत्वपूर्ण जानकारी बड़े ध्यान से सुनी होगी, समझी होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था। आप सभी अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मैं बता दूं आपको, जो विद्यार्थी ईएमआरएस टीजीटी में अप्लाई करते हैं उन सभी विद्यार्थियों को इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए, मन से जुड़ जाना चाहिए। डेफिनेटली वो अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे क्योंकि मैं उनके साथ हूँ और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। आप सभी साथियों का इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को विराम करते हैं। मित्रों, मिलते हैं अब हम ईएमआरएस के नए कोर्स के साथ। आप सभी विद्यार्थी मुझे इतना जरूर बता दें कि कितने लोग ईएमआरएस से जुड़ना चाहते हैं, ईएमआरएस में अप्लाई कर रहे हैं और मैं उनके लिए कितने विद्यार्थी हैं जिनके लिए मैं ईएमआरएस का पूरा कोर्स लेकर के आऊँ। आप सभी साथी मुझे लिख करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप सभी का स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार। अभी के लिए थैंक यू।